हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी आरुदे क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का एक मॉडल पेपर करेंगे। मॉडल पेपर क्या होता है? तो मॉडल पेपर बिल्कुल आपके जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है वैसा ही होता है, और जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरीके से आप लोग एग्जाम वाला फील लेकर के क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग एसएसटी का मॉडल पेपर करेंगे, और इस मॉडल पेपर के अंदर कुल मिलाकर के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और एग्जाम में क्या होता है कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है। तो अगर आप लोग इस मॉडल पेपर में से 80 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही बनाते हो, तो जो आपका फाइनल एग्जाम है उसमें आप लोग आराम से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करके आओगे। और बनाना कितना होता है? तो बनाना बस आपको 40 ही होता है। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा, और आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मॉडल पेपर से। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप लोग आज के समय बीजेपी के नाम से जानते हो, को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? तो देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी जो है इसका पूर्ण जन्म किसे कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और दलित पैंथर्स नाम का जो संगठन है उसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर जो है वो ये कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन संबंधित है? तो देखिए अगर नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में पूछे तो आप लोग कहिएगा कि संविधान का 74वां संशोधन। लेकिन वही पूछे कि पंचायती राज से कौन संबंधित है, तो पंचायती राज से 73वां संबंधित होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे नगरीय पूछा है, इसीलिए 74वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो देखिए बलवंत राय मेहता की जो समिति थी उन्होंने 3 स्तरीय क्या की थी? पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और आप लोग भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी लोग याद रखिएगा कि पूरे भारत देश में पहला नगर निगम कहाँ था? तो मद्रास था। मद्रास को आज के समय में चेन्नई के नाम से जानते हो, चेन्नई सुपर किंग्स MS धोनी वाला, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो है वो ये कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया? तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, आप लोग को जान करके अच्छा लगेगा कि सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिला था? तो अपने ही बिहार राज्य में मिला था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो देखिए एक बहुत ही अच्छा कानून है दल बदल कानून, और ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो सांसद और विधायक होते हैं उन पे लागू होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो देखिए क्षेत्रवाद क्या होता है? तो अपने क्षेत्र से लगाव की जो भावना है उसे क्षेत्रवाद की भावना कहते हैं। और कभी कभी जब ये क्षेत्रवाद की भावना अधिक बढ़ जाती है तो ये क्या होता है? तो ये अलगाववाद का रूप ले लेता है, तो जो कि इसका एक कुपरिणाम है। मतलब अगर क्षेत्र से आपका खूब ज़्यादा प्यार हो गया तो आप कहिएगा कि इस क्षेत्र को पूरा देश से ही अलग कर दीजिए, इसको नया देश बना दीजिए, तो उसे ही हम लोग अलगाववाद कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बाबू, और आप लोग याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी। और चाणक्य कौन थे बाबू? तो एक बिहारी ही थे, मतलब बिहारी ही अर्थशास्त्र का किताब लिखा था सबसे पहले। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो देखिए
सब देश का संघीय व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन भारत का जो संघीय व्यवस्था है ये सभी से अलग है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। तो देखिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है किससे प्रभावित है, तो आप लोग याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए, बोले तो अमेरिका से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं को क्या दिया गया है, तो स्थान दिया गया है। तो देखिए जो भारतीय संविधान है इसकी 8वीं जो अनुसूची है इसमें जो राष्ट्रीय भाषा है उसको स्थान दी गई है। और कितने राष्ट्रीय भाषा को स्थान दी गई है, तो 22 अलग अलग भाषा को हम लोग राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं। ये 8वीं अनुसूची हमें अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि राज्य विधानसभा के आम चुनावों को कराने की जिम्मेवारी किसकी है। तो देखिए राज्य विधानसभा की जो चुनाव होती है ये कौन कराता है, तो भारतीय चुनाव आयोग जो है ये कराता है। तो इसका क्या है, इसका है ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो देखिए शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में। यानी कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची क्या होता है, तो मैंने कुछ दिन पहले आपको कराया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें बताया था कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची क्या होता है। तो आप लोग वो भी किया कीजिए, सब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो देखिए 1870 में खूब लड़ाई वगैरह हुआ और 1870 में एक लड़ाई हुआ था सीडान का। और जब सीडान का लड़ाई ख़त्म हो गया तो उसके एक साल बाद यानी कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, मतलब किसने करवाया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिस्मार्क ने करवाया था, बहुत ही महान आदमी थे ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि हुआ हाव आंदोलन किसने शुरू किया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि हुआ हाव आंदोलन किसने शुरू किया था, तो हुएन फूसो ने किया था। किसने करा था, हुएन फूसो ने करा था। तो इसका हो जाएगा क्या, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जनरल लोल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो लाओस के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मार्च 1946 में क्या हुआ था, जो फ्रांस और वियतनाम है इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था और वो समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ करी थी। सबसे पहला तो कब की थी, तो 1915 में की थी, आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ पे की थी, तो याद रखिएगा कि अहमदाबाद में की थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य पारित किया गया। तो देखिए स्वराज का लक्ष्य किस में पारित हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का जो है मांग पारित हुआ था, कांग्रेस करवाया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो गांधी जी ने 1930 में क्या किया था, दांडी यात्रा निकाला था। क्यों निकाला था, नमक कानून को तोड़ने के लिए। और इसी जब यात्रा शुरू हुआ तो इसी यात्रा से उन्होंने क्या कर दिया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। तो किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज में भाग लिया था। तो देखिए गांधी जी जो थे ये पहले गोलमेज में भाग नहीं लिए थे, दूसरे में भी नहीं लिए थे, लेकिन तीसरे गोलमेज में इन्होंने भाग लिया था। तो किस गोलमेज में भाग लिया था, तीसरे में। और पूछेगा कि कौन सभी गोलमेज में भाग लिया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जो थे ये प्रथम में भी भाग लिए थे, द्वितीय में भी और तृतीय, यानी कि इनमें से सभी में भाग लिए थे, ठीक है। आप लोग साथ साथ वो भी याद रखिएगा क्योंकि वही पूछ देता है।
है। 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे ही पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी। तो आप सबके फेवरेट सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया था। तो याद रखिएगा कि बंगाल को 2 भागों में किसने बांट दिया था। तो कर्जन ने बांटा था और 1905 में बांट दिया था। लेकिन फिर 1900 क्या हुआ, 1912 यानी कि 11 में इसको फिर से एक कर दिया गया। तो बंगाल का विभाजन किसने करा था, कर्जन ने करा था और 1905 में करा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। तो देखो, फ्रांस भी मित्र राष्ट्र था, रूस भी था, ब्रिटेन भी था, लेकिन जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं था, बल्कि ये धुरी राष्ट्र था। और जर्मनी मेरा फेवरेट देश में से एक है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आप सभी लोग याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू। तो लखनऊ में हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसने पाल रूम का आविष्कार किया था। तो पाल रूम का आविष्कार किसने करा था बाबू। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि किसने किया था, एडम राकाइट था, वो भी इसका नाम है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लो। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, वो ये है कि न्यू डील नामक नवीन यानी कि न्यू आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ था। तो न्यू डील कहाँ लागू हुआ था, आप लोग सिंपल सा याद रखिएगा कि जो न्यू डील है ये अमेरिका में लागू हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति यानी कि सुपर पावर के रूप में उभरा। तो सुपर पावर के रूप में कौन उभरा बाबू। तो जब रूस का खंडन हो गया तो कब कौन बन गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका सुपर पावर बोले तो महाशक्ति बन गया। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन देश दायक्ष का सदस्य नहीं है। तो देखिए, दायक्ष का सदस्य कौन नहीं है बाबू। तो इसका तो आंसर पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत दायक्ष का नहीं है। तो आप लोग छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन को। वैसे भी हमें 80 में से 40 क्वेश्चन ही बनाना है, तो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे मेरी तरह आप भी छोड़ देना, ठीक है, गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि रूसो किस देश का रहने वाला था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत लोग को लगता है कि इसका नाम रूसो है, इसलिए ये रूस देश का रहने वाला था, लेकिन आप सभी गलत हो। इसका नाम रूसो है, लेकिन ये फ्रांस देश का रहने वाला था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल का संपादन किसने करा था। तो अल हिलाल का आप लोग सिंपल से याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान ने करा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई करी थी। बाबू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और बार बार पूछता है। आप सभी लोग याद रखिएगा कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस किताब की छपाई की थी। तो सबसे पहले उसने बाइबल को छापा था। जिस प्रकार गीता हिंदुओं का सबसे पवित्र किताब है, कुरान किसका, तो मुसलमानों का सबसे पवित्र किताब है, उसी प्रकार जो बाइबल है ये ईसाइयों का सबसे पवित्र किताब होता है। और जो गुटेनबर्ग था इसने सबसे पहले बाइबल को ही छापा था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन करा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, 3-4 बार एग्जाम के अंदर पूछा है। और आप सभी लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने यंग इंडिया का संपादन करा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, और आप सभी लोग याद रखिएगा कि काउंट काबूर को जो विक्टर इमैनुअल है इसने किस पद पे, तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री आप लोग समझते हो ना, जो अभी मोदी जी है अपने, उसी पद पे इसको नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन ये है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने करी थी। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी। तो मेजबानी और अध्यक्षता दोनों सेम ही होता है। आप लोग याद रखिएगा कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने करी थी। तो एकदम मेटरनिक ने किया था। और वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन आप लोग याद रखिएगा 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है
कि आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई। तो जो अंदर अंदर विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए जो रूस था वहाँ पे क्या हुआ था, तो चेका नामक एक पुलिस दस्ता की स्थापना करी गई थी। कोई भी आंतरिक विद्रोह करता था तो उसको ये चेका एकदम गर्दा छुड़ा देता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोग याद रखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा हुआ था, तो 1986 में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से आप लोग इसे शामिल कर लीजिए और याद भी कर लीजिए कि जो विश्व उपभोक्ता दिवस है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो भारत जो है इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, तो 1868 में लगाया गया था। और पूछेगा कि कौन लगाया था, तो याद रखिएगा नाना भाई नौरोजी ने लगाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर ने करी से। तो देखिए जो गरीबी है इसको कैंसर किसने बताया था, तो एक मिनट ऑप्शन देख लूँ नीचे, हाँ इसी ने करी थी। जो इसका नाम है ना कोऑर्डिनेटर्स, कैसा नाम तो है इसका, तो इसी ने करी थी कैंसर से किसकी, गरीबी की तुलना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि मानव विकास सूचकांक इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है। तो अगर मानव विकास सूचकांक आप लोग को देखना है, मतलब किस देश का इंसान कितना ज़्यादा विकसित है, तो आप लोग को वहाँ की जीवन प्रत्याशा देखना है, वहाँ की शिक्षा प्राप्ति कितना है वो देख लेना है, वहाँ का जीवन स्तर क्या है वो देख लेना है। मतलब अगर इन तीनों को आप लोग देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का मानव विकास सूचकांक कितना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सब लोग याद रखिएगा कि आर्थिक नियोजन कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास आयोग करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि पॉवर्टी एंड अनवेस्ट रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी। तो देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा होगा। 90% मुझे लगता है कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा होगा, बाकी 10% मैं गड़बड़ा रहा हूँ। तो आप लोग देख लेना कि इसका क्या आंसर होगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। और आप लोग को भी, जैसे मेरे को यहाँ पे डाउट है तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया आप पे, तो अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें से 40 ही बनाना है। तो पूरा अपने ऑप्शन का यूज करो, ठीक है। ये नहीं कि बनाना ही है तो बनाना ही है, ऐसा नहीं करने का, छोड़ देने का तो छोड़ देने का, अगर थोड़ा सा भी शक हो। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा कि स्वीडन की मुद्रा क्या है, क्रोना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है। तो सबसे बड़ा बैंक कौन है भाई, सभी जानता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई है। यही भारत में क्या करता है, नोट जारी करता है और इसे बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, वो ये कह रहा है कि मानव के स्वर्गीम विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा बाबू, पूंजी हो जाएगा। पूंजी का अभाव रहेगा तो ये सब नहीं होगा। और पूंजी जमा कैसे हुआ, तो जब लोग खेती करने शुरू कर दिया तो पूंजी भी शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग जीवन निर्वाह किससे करते हैं, उद्योग धंधों से करते हैं, व्यापार से करते हैं, कृषि से करते हैं, या फिर निर्माण से, विनिर्माण से करते हैं। तो भारत में जो ज़्यादातर लोग हैं ये अपना जीवन निर्वाहन किससे करते हैं बाबू, कृषि से करते हैं, खेती से करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मेलन है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बाबू, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन क्रिया सम्मिलित है, तो जो खनन की क्रिया है ये सम्मिलित है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। और पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सोने के आभूषण की गुणवत्ता निश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग होता है।
तो अगर आपको जांचना है कि सोना का जो गहना है यानी कि आभूषण है इसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, तो इसके लिए आप लोग किस चिन्ह का उपयोग करोगे? तो आप लोग देखना कि अगर सोना पर हॉलमार्क का चिन्ह लगा हुआ है तो सोना की गुणवत्ता बहुत सही है, और अगर हॉलमार्क का चिन्ह नहीं है तो सोना सा थोड़ा सा डुप्लीकेट है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर, यानी कि हॉलमार्क का चिन्ह जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है मुझे कह रहा है कि इनमें से किस संस्था का गठन 1924 में किया गया था? तो देखिए 1954 में किसका गठन किया गया था बाबू? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि मौसमी बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो देखो जो कृषि क्षेत्र है इसमें मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मतलब कुछ ऐसा मौसम आएगा जब आपके पास खेती करने के लिए कोई काम ही नहीं रहोगे और उस समय आप बेरोजगार हो जाओगे, तो उसी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, और ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है? तो देखो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है उसका गुण पहला होता है निजी लाभ, यानी कि खुद के लिए वो काम करेगा। उसके बाद वो मूल तंत्र बनाता है, अपने के लिए ही तंत्र बनाता है। और संसाधन जो होता है वो उसका निजी स्वामित्व होता है, उसका वो अकेला मालिक होता है। मतलब इनमें से सभी क्या है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के गुण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो 54 नंबर है वो ये कह रहा है कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे नहीं पता है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आप लोग कर लेना गूगल वगैरह से करके और कमेंट करके बता दीजिएगा उसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि रूस के सहयोग के किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था? तो बाबू ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि हम जो भारत लोग हैं ये रूस के हेल्प लिए थे, यानी कि उससे सहयोग लिए थे, और सहयोग लेकर के कौन सा बनाए थे निर्माण? तो नरोड़ा परमाणु विद्युत गिरी जो है ये इसी के सपोर्ट से हम लोग ने बनाया था, और रूस जो है ये भारत का हमेशा सपोर्ट करता है ना। आप लोग सभी जानते ही होंगे। 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारंभिक जीविका के लिए जो कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, उसको हम लोग झूम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है? तो डेक्कन ओडिसी की अगर बात करें तो आप लोग याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश में चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब कराया गया था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? तो देखो अगर बात करें बाबू इन्नौर की, तो ये कहाँ मिल जाएगा आपको? तो ये आपको कर्नाटक में मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि बिहार की सबसे पुरानी यानी कि प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो याद रखिएगा कि सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना बिहार की कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। नदी घाटी परियोजना आप लोग जानते हो, इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। यही क्वेश्चन मैंने 2-3 दिन पहले आपको कराया है। अगला क्वेश्चन ये है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी लोग याद रखिएगा कि नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। देखो इसमें मुझे डाउट है उत्तराखंड और उड़ीसा में, यही दोनों में से कोई आंसर होगा, तो आप लोग देख लेना इसका भी आंसर जो भी होगा उत्तराखंड होगा या फिर उड़ीसा होगा। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो अमृता देवी ने करी थी, ठीक है। बहुत जगह इसका आंसर ये भी रहता है सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन शुरुआत तो अमृता देवी ने करी थी। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा ने अपना सपोर्ट दे दिया था, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप लोग किताब चेक कर लेना, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो भाई साहब अगर बिहार की बात हो रही है तो यहाँ पे बहुत कम यानी कि 7% जो भौगोलिक क्षेत्र है उतना पर ही वन का फैलाव है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर ये कह रहा है कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो देखो बिटुमिनस, ये तो बिटुमिनस किसका होता है? लिग्नाइट का होता है, ये कार्बनिक है। ये खनिज तेल भी कार्बनिक है, प्राकृतिक भी कार्बनिक है। तो इनमें से सभी नहीं होगा, ठीक है। इनमें से सभी क्या होगा? कार्बनिक खनिज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि
सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो सीमेंट उद्योग होता है उसका कच्चा माल क्या होता है? तो प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर की हेल्प से क्या किया जाता है? जो सीमेंट है वो बनाया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब फास्ट फास्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन है क्वेश्चन बचा हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना आप लोग याद रखिएगा डिगबोई में है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 67 नंबर ये है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। मुंबई हाई में क्या है? खनिज तेल है और इसलिए वो फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? मतलब भारत में कौन फसल सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो याद रखिएगा कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश सबसे अग्रणी है? तो याद रखिएगा कि जूट उत्पादन हमारा भारत ही सबसे ज़्यादा आगे है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? मतलब लौह अयस्क कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार कराया है कि जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पे लौह अयस्क यानी कि लोहा सबसे ज़्यादा निकलता है और जो झारखंड है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है ना। तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड में कोयला और कर्नाटक में क्या? लोहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। और अपना जो बिहार है इसका रेशम नगर किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है ना, इसको रेशम नगर कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? तो अगर बात करें योगदान की तो सबसे बड़ा योगदान आप लोग याद रखिएगा सेवा क्षेत्र का है और सबसे ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र में लगे हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा बाबू? सॉरी, अगर बिहार का बात कर रहा है तो कृषि हो जाएगा। अगर भारत का बात करता तब होता सेवा। मुझे लगा यहाँ पे भारत है। तो याद रखिएगा कि बिहार का अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? कृषि का है। लेकिन वही अगर बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का है तो कहिएगा सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक कौन है? तो देखो भाई, बिहार में सबसे बड़ा जो मुसीबत है वो क्या है? बाढ़ है। यानी कि हर साल जो बाढ़ है वो आकर के बहुत तबाह मचाता है और ये बिहार के विकास में एक रोड़ा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो देखो ये मुझे पता नहीं तो इसको स्किप करते हैं, आप लोग देख लेना इसे। अगला क्वेश्चन ये है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो सतलज नदी पर आप लोग याद रखिए कौन बनाया गया है बाबू? तो सतलज नदी पर बनाया गया है नागार्जुन। ठीक है, तो इसका क्या हो नहीं, नागार्जुन तो कृष्ण नदी पे है। सतलज नदी पे मेरे को लगता है सरदार सरोवर बनाया गया है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंधन जब होता है मतलब जब आपदा आता है तो कौन प्रबंध करता है? कौन आपदा से बचाता है? तो स्थानीय स्वशासन है वो भी बचाता है, स्वयंसेवी यानी कि खुद से सेवा देने वाला जो संगठन है वो भी बचाता है और गांव मोहल्ले के जो लोग हैं वो भी बचाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भी आपका छत गिर गया तो गाँव का लोग भी बचाने आएगा, स्वशासन भी बचाने आएगा और स्वसेवी संगठन भी बचाने आएगा। मतलब इनमें से सभी क्या है? इसके प्रमुख घटक है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू और आप सभी लोग याद रखिएगा कि इसका किस लिए यूज किया जाता है? तो सुदूर संवेदी जो उपग्रह है इसका उपयोग हम लोग संसाधनों की खोज के लिए करते हैं। मतलब ढूंढने के लिए कि संसाधन कहाँ कहाँ बचे हैं, हम लोग जाए उसे बर्बाद करें, है ना। बर्बाद ही करते हैं हम लोग, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो याद रखिए किस में आया था? तो बाबू आया था एकदम अरब सागर में, बहुत खतरनाक वाला आया था, है ना। ये वैसे मुझे डाउट है इस पर अरब सागर और हिंद महासागर, लेकिन जहाँ तक है अरब सागर ही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू और आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो भारत देश अपना है इसमें सबसे खतरनाक भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। कब आया था आप लोग याद रखोगे? 1934 में आया था। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है
कि सुनामी किस देश की भाषा है। तो ये जो शब्द है सुनामी, ये किस देश की भाषा है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जापानी भाषा का एक शब्द है सुनामी। किस देश की भाषा का है? जापानी का है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशदानी से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और क्या कर सकते हो, तो एक और काम कर सकते हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो घंटा का बटन है इसको आप लोग ऑल पे सेट कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।